नमस्कार, मैं एलपी हूँ। ये जनचौक का यूट्यूब चैनल है। मेरे साथ आज आशुतोष भारद्वाज हैं। आशुतोष ने बस्तर इलाके में काफ़ी काम किया है। उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया है, बहुत कुछ देखा है। आइए उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद एलपी जी। आशुतोष, ये बताइए, एक जगह आपने लिखा था कि बस्तर जैसी जगह पर रहने से ज़्यादा मुश्किल होता है रिपोर्ट करना। आप क्या कहना चाहते थे? देखिए, मेरा भाव ये था कि अगर कोई वहाँ जैसे रहने जाता है तो हो सकता है उससे सिर्फ दुनियावी किस्म के संकटों का सामना करना पड़ेगा, मसलन बिजली, भूख, गरीबी इत्यादि। लेकिन कोई अगर वहाँ से जाकर लिख रहा है, उस जगह के सत्य को लिखना चाहता है, तो उसे अपनी दृष्टि के पूर्वाग्रह से संघर्ष करना पड़ेगा। उसे यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो उस जंगल के आदिवासी के सत्य को लिख सके। तो ये जो संघर्ष है, यह जो जद्दोजहद है, उस जंगल को शब्दों में ना कह पाने की पीड़ा है, उससे भी गुजरना पड़ेगा। तो मैं उस भाव की ओर इशारा कर रहा था। आशुतोष, लेकिन आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और आप लगातार लिख ही रहे थे अखबार के लिए, तो किताब लिखने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? किताब लिखने की ज़रूरत मुझे वहाँ जाते ही लगभग 2-2.5 महीने के भीतर महसूस होने लगी, क्योंकि मुझे लगा कि जिस बीहड़ अनुभव से मैं गुजर रहा हूँ, मृत्यु का जो साक्षात मैं कर रहा हूँ, वह मेरी अखबार की हेडलाइन में नहीं समा सकता है। उसके लिए मुझे कहीं एक व्यापक एक अलग फॉर्म चाहिए, और फिर वो फॉर्म की तलाश शुरू होती है, फिर वो अंततः किताब पे खत्म होती है। आपकी किताब का जो शीर्षक है मृत्यु कथा, उसके नीचे एक और शीर्षक है, ये नक्सल देश की मरीचिका है। इसके क्या मायने हैं? जैसा कि हम जानते हैं, मरीच का शब्द का अर्थ है कि ऐसी जगह जहाँ हमें पानी दिखाई दे रहा हो लेकिन जहाँ हो नहीं। तो पहली बात तो शीर्षक हुआ, मृत्यु की कथा है। न सिर्फ मृत्यु की विभिन्न स्वरूपों में कथा कही जा रही है, बल्कि मृत्यु यहाँ एक विषय भी है। मतलब लेखक मृत्यु के प्रत्यय को परख भी रहा है कि मृत्यु आखिर है क्या। हाँ, तो ये तो उसका शीर्षक हुआ। अब जो उपशीर्षक है नक्सल देश की मरीचिका, तो वो ये है कि जो नक्सल देश में जो दिखाई दे रहा है आपको, वो बहुत संभवतः मिथ्या हो, वो भ्रामक हो। तो आपको निरंतर ऐसी जगहें, ऐसी चीज़ें, ऐसे अनुभव, ऐसे इंसानों से आपको मिलना होगा, टकराना होगा, जो कि आपके देखे हुए पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। तो हम अपने आप को एक निरंतर मरीचिका में पाएंगे। मेरा वो अर्थ था उसका। इसके साथ साथ आपने मैं एक जगह पढ़ रही थी कि आपकी किताब में लिखा है कि मृत्यु कथा में एक संग्राम है योद्धाओं का, और उसको साक्षी जो लोग हो रहे हैं, उसके साक्षी जो बन रहे हैं, वो उनकी कहानी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ हर पक्ष जो है वो योद्धा भी है और साक्षी भी है? हाँ, ये भी है, क्योंकि वो न सिर्फ साक्षी है, न सिर्फ भोक्ता है, बल्कि वह उसको दर्ज भी कर रहा है। उसका अपना तरीका है उस संग्राम को, उस संघर्ष को, उस बैटल को रिकॉर्ड करने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने तो किताब लिख दी। मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो उसको नियमित डायरिया लिख रहे होंगे। मैंने एक जगह लिखा भी है कि अकेले दंडकारण्य में माओवादी शायद रोज़ कई हज़ारों चिट्ठियाँ लिख डालते होंगे। आपको मालूम हो, अगर माओवादियाँ नियमित चिट्ठी लिखते हैं, उनके पास कोई मोबाइल, कोई फैक्स, कोई SMS या व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक, सिरा नहीं, मतलब एक कॉलोनी से दूसरे शिविर तक पहुंचाने के लिए वो खतों से अपने संदेश पहुंचाते हैं। तो वो खत क्या है? मैंने लिखा है, वह खत इस आंदोलन की जो अव्यक्त वासनाएं हैं, जो अव्यक्त कामनाएं हैं, वो उसका क्रॉनिकल है, वो उसको दर्ज करती हैं। वो तो सिर्फ मैं अकेला दर्ज नहीं कर रहा था, बहुत और लोग भी थे जो साक्षी भी थे और जो उसको लिख भी रहे थे। आपने तीनों पक्ष की कहानियाँ लिखने की कोशिश की हैं, ऐसा आपने किताब में भी, आपकी किताब को देखते लगता है। माओवादियों के पक्ष से भी, पुलिस के पक्ष से भी, और आदिवासियों के पक्ष से भी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि किनकी कहानियों ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया या अंदर तक सोचने के लिए मजबूर किया, लेकिन किस पक्ष की कहानी लिखना ज़्यादा मुश्किल आपके लिए लगा? तीनों ही पक्षों को लिखते समय मुझे अपने पूर्वाग्रहों को, अपने दृष्टि दोष उससे जूझना पड़ा। तो तीनों में अलग अलग किस्म की समस्याएं थी मेरे साथ। मसलन आदिवासी जीवन एक ऐसा जीवन था जिससे मैं अपरिचित था। हाँ,
जिसका मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं शहर से गया था, राजधानी से, तो मैं इस भाव से गया था कि आदिवासी जीवन कोट अनकोट बैकवर्ड होता है। तो वहाँ जाकर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब रिमोट गाँव, हाँ, हम बड़े अखबार में मैं आसानी से लिखता था कि रिमोट विलेज, सुदूर गाँव। अरे भाई, वो रिमोट मेरी चेतना में है। उस जो व्यक्ति उस गांव में रह रहा है उसके लिए गांव रिमोट सुदूर गांव नहीं है, वो आपने आरोपित कर दिया है। तो ये तो इसी तरह से जो सीआरपीएफ का जवान है, उसको लिखते समय मुझे एक अलग संकट का सामना करना पड़ा। तो मतलब मेरी जो पूर्वाग्रह थे, जो मेरे प्री कंसीव नोशंस थे, जो मेरी पूर्व प्रवृत्तियाँ थी, मैं नियमित उनसे जूझता था उनको लिखते समय। तो तीनों के तीनों अलग तरह की चुनौतियाँ लेकर आए मेरे सामने। बस्तर में इतना संघर्ष है और किताब पढ़ते हुए भी लगता है, और वैसे भी मौत कभी भी आ सकती है बिना दस्तक दिए हुए, लेकिन उसमें भी प्रेम कहानियाँ पनपती हैं। ये कैसे होता है? देखिए, प्रेम मनुष्य का बहुत ही मूल भाव है, और मैं थोड़ा सा इसको और विस्तार दूंगा कि वो प्रेम वायवीय नहीं, स्त्री पुरुष का प्रेम है। हाँ, जिसके लिए मार्गरेट ड्यूरा ने कहा है कि जो मिथकीय प्रेम होता है, जो पैशनेट उन्मादी प्रेम संभव है, वो फ्रेंच लेखिका रही है, वो स्त्री पुरुष के बीच ही संभव है। तो एक अद्भुत किस्म का जो प्रेम होता है, जो स्त्री पुरुष वाला प्रेम, जिसके कई सारे आयाम हैं, भावनात्मक आयाम है, दैहिक आयाम है, आपस की जो रस्साकशी है, खींचातानी है, इत्यादि इत्यादि। तो वो उसकी वो बुनियादी आवश्यकता है। तो भले ही माओवादी कितना भी बंधन लगा लें कि भाई आपको अपने आंदोलन के कैडर्स पर कि वहाँ संबंध नहीं होगा, हाँ, संतान नहीं होगी, इत्यादि इत्यादि, या जो नक्सल जो पुरुष कैडर है उसकी नसबंदी करा दी जाएगी, लेकिन जो मैंने कहा कि प्रेम तो उसे करना ही है, तो वो जगह बनाएगा और विद्रोह करेगा। तो मेरे तो एक चैप्टर है, उसको शुरू से उसकी शुरुआत इसी पंक्ति से होती है कि उसका जन्म भी विद्रोह का रूपक था। तो वो एक ऐसे माओवादी की कथा है जिससे कहा गया था कि तुम्हें संतान पैदा नहीं करनी है। उसकी पत्नी भी, वो भी कैडर थी, तो दोनों के ऊपर पूरी पाबंदी है। तो उन्होंने कहा यार हमें तो करके रहना है। हाँ, तो उन्होंने पहला विद्रोह तो अपने संगठन के खिलाफ ही किया कि उन्होंने बीचों बीच में अबुझमाड़ में एक बच्ची को जन्म दिया। इसके अलावा भी और ऐसी असाधारण प्रेम कहानियाँ हैं उन असाधारण परिस्थितियों में जो आपको याद आती हैं अभी? बहुत सारी हैं। किस तरह से आदिवासी लड़कियां 16-17 साल की उम्र में किसी से प्रेम में डूब जाती हैं और छोड़ कर आ जाती हैं, साथ रहने लग जाती हैं। या एक जिससे मेरी एक अद्भुत प्रेम कथा है जिससे मेरी किताब शुरू होती है कि एक नक्सली था 35-36 साल का, 10-12 साल से वह संगठन में है, विवाहित भी है। उसकी स्त्री जो है वो खुद पत्नी, वो खुद एक गुरिल्ला लड़ाका है, वो प्लाटून कमांडर है। तो अचानक वो किसी गांव से गुजर रहा है। एक दिन वो गुजरते समय वो एक गुरु को, जो स्कूल होते हैं छोटे आश्रम जिन्हें कहते हैं, वो उस आश्रम की किसी शिक्षिका से वो देखता है, उससे प्रेम हो जाता है एक झटके में। अब सोचिए, वो 12 साल से क्रांति के ख्वाब को लिए जी रहा है, उससे किसी लड़की से, ऐसे दूसरी से प्रेम हो जाता है, एक टीचर से। कहता है मेरी मैडम यही है, मेरी मुक्ति यही है। दोनों सपना देखने लगते हैं क्या करना है हमें। तो वो उसके बाद जो है वो चुपचाप गुपचुप मिल लेते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन लगता है जंगल में संभव नहीं है। और उसका तो प्रेम हर तरह से वर्जित प्रेम है। वो तो किसी ऑलरेडी विवाहित है, संभव ही नहीं है इस टीचर के साथ कुछ कभी समय बिता भी पाएगा। तो तय करता है कि जो भी हो जाए छोड़ दूंगा मैं। तो संगठन को छोड़ देता है, 10 लाख रुपए चुपके से इकट्ठे करता है किसी पार्टी कोष से, पार्टी के फंड से, वो लेकर निकल लेता है बाहर। तो ये देखिए, ये भी कथा है। आशुतोष, आपको क्या लगता है महिलाओं के संदर्भ में आत्मनिर्णय और बाकी दूसरे अधिकारों को लेकर आपको लगता है कि शहरी जीवन से ज़्यादा आदिवासियों के पास अधिकार है, या ऐसी जीवन व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है जिसमें वो अपने आप को ज़्यादा फ्री महसूस कर सकती हैं? देखिए, जिसे हम पैट्रियार्की कहते हैं, वह आदिवासी समाज में उसका जो व्याप्तता है वह कम है। हाँ, स्त्री के पास कहीं अधिक अधिकार हैं। अगर आप कुछ बुनियादी अधिकारों की मसलन मांग देखेंगी तो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर 17 साल की लड़की अगर किसी से प्रेम कर रही है, संबंध कर रही है, तो उसको फिर कोई बड़ा भारी विद्रोह करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो 5-7 लोग उसे बुलाएंगे, क्या चाहती है मैं, तो वो दोनों साथ रहने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, साल भर बाद उनकी संतान भी हो जाएगी। तो उस तरह से तो आप कह सकती हैं अधिकार अधिक है। दूसरा, बस्तर की, खासकर अपन यहाँ बस्तर की बात कर रहे हैं केवल, वहाँ आप देखेंगी कि जो जाति व्यवस्था नहीं है। हाँ,
जो स्त्री को जो यहाँ जाति का दंश झेलना पड़ता है। दूसरा, यौन शोषण बस्तर में नहीं है। हाँ, स्त्री को ऐसी हम घटनाएं नहीं सुनते हैं कि उनके साथ निर्भया जैसा कांड हुआ इत्यादि इत्यादि, ऐसी घटनाएं बस्तर में नहीं है। ऐसी हो रही हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा हो रही हैं, वो एक अलग मसला है। अपन आदिवासी समुदाय की बात कर रहे हैं, देखिए जो विद इन द सोसाइटी जो हो रहा है। लेकिन अगर आप कहें कि अपने अस्तित्व को एक्सप्लोर करने के जो साधन संसाधन हैं, जो भौतिक साधन संसाधन हो सकते हैं, भाई वो तो जंगल में नहीं मिलेंगे, है ना। जंगल में आपके पास इतना होगा कि आप अधिकाधिक आपकी जो बुनियादी कुछ 2, 4, 5, 7 अधिकार हैं, आप उनको जीते हुए आप उस जंगल की अर्थव्यवस्था में जी सकें। न्यूनतम चावल, न्यूनतम महुआ, न्यूनतम मांस, मछली इत्यादि के साथ। थोड़ा गंभीर सवाल पूछने वाली हूँ आपसे। आपने अपने दोस्त जोगा का जिक्र किया और उसकी मौत ने आपको बदला। ये कैसा बदलाव था और क्या बदला आपके अंदर? देखिए, व्यक्तिगत चीज़ें हैं ये। तो जब आप अपने मतलब मैंने लिखा है कि मैंने उस व्यक्ति को प्रेम में डूबते हुए देखा है। हाँ, मैंने उस व्यक्ति को अपने प्रेम के लिए, अपनी क्रांति को, अपने आदर्श को, अपनी राइफल को, अपनी वर्दी को छोड़कर, त्याग कर अपनी प्रेमिका के साथ दूर जाते हुए देखा है। मैंने उस व्यक्ति को इस आकांक्षा के साथ जीते हुए देखा, सुना कि मैं अपना एक घर बसाना चाहता हूँ। हाँ, एकमात्र इच्छा कि मैं घर बसाना चाहता हूँ। और फिर मैंने ये भी देखा कि वही व्यक्ति, भारत सरकार उस व्यक्ति को हमारी पूरी सत्ता वह वायदा अपना पूरा नहीं कर पाई कि एक सरेंडर्ड, एक आत्मसमर्पित नक्सली को वह उसे बुनियादी चीज़ें दे सके, वह एक सुरक्षित घर दे सके। तो जोगा जब लौट कर आता है वापस, तो जोगा को क्या चाहिए था? जोगा को चाहिए था एक सुरक्षित जगह, एक छोटा सा घर मिल जाता जहाँ वो खेती, बागवानी, बढ़ईगिरी, टेलीफोन ऑपरेटर कुछ भी करके अपना काम कर लेता, जो कि हमारी रिहेबिलिटेशन सरेंडर पॉलिसी का वायदा भी है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप उस प्रेमी व्यक्ति को, उस प्रेम में डूबना चाहते, प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति को आप वापस मोर्चे पर भेज देते हैं, वो वहाँ मारा जाता है। तो इससे सोचिए कि आपके भीतर कितनी गहरी वितृष्णा पैदा होगी, कितनी निराशा होगी आपको, कि आप अचानक से एक सुबह बैठे हैं और आपके पास एक व्हाट्सएप उसकी तस्वीर आती है और आपको लगता है यार इसने सब कुछ छोड़ दिया अपनी मोहब्बत के लिए और इसको सरकार ने फिर से वहीं भेज दिया। तो ये कितने स्तरों पर आपको तोड़ता है, झिझोड़ता है, वो बखान करना आसान तो है नहीं। एक जगह आपने लिखा है कि जिन्होंने AK-47 बनाई, जो आविष्कारक थे, वो कविताएं लिखा करते थे, और आपने अपने आप से सवाल पूछा है कि दर्शकों से या पाठकों से पूछा है कि क्या ये एक असफल कवि का काम है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये जो AK-47 है, वो मानव इतिहास का सबसे भीषण हथियार है। जितने लोगों को, जितनी लाशें इस हथियार ने गिराई हैं पिछले 75 साल में, किसी एक हथियार ने ऐसा नहीं किया है, पहला। दूसरा, जिसे हम एटम बम इत्यादि की बात करते हैं, तो एटम बम को चलाने के लिए एक पॉलिसी डिसीजन चाहिए, राइट। भले ही हम बहुत सारे हैं लोग दुनिया में, लेकिन वो इतना सरल खेल नहीं है वो। AK-47 इतनी सहज, सुविधाजनक, आपने देखी हो, अगर आपने छुई हो, चलाई हो, वो तो कोई भी कहीं भी लेके खड़ा होकर चला सकता है उसको। तो वो तो और अब कष्ट ये है कि इतने संघारक हथियार की जिसने रचना की, वह रूसी व्यक्ति, कलाश्निकोव उस व्यक्ति का नाम था, वह व्यक्ति कविता लिखता था, कवि हो जाना चाहता था। विफल कवि हुआ तो उसे लगा चलो मुझे कुछ और करना चाहिए, और पता नहीं उसकी साइकोलॉजी क्या रही होगी। मुझे उसकी ऐसी बायोग्राफी का इंतज़ार है जहाँ मैं ये तार खोज सकूँ कि कविताएं लिखने में हासिल हुई विफलता अंततः उसे एक संहारक हथियार की ओर ले गई। मैं एक छोटी सी बात और जोड़ूंगा। जब उसने देखा, उस व्यक्ति ने, कि उसका जो आविष्कार है उसका ये हाल हुआ है, तो उसने कहा मुझे पता होता अगर मेरा आविष्कार यहाँ पहुँचेगा तो इससे अच्छा है कि मैं लॉन पर जो घास काटने वाली मशीन है मैं उसको बना लेता। बस्तर मृत्यु का अजायब घर है, यहाँ मृत्यु खुद ही पनपती है। ये जब आपने लिखा तो आप क्या कहना चाहते थे? अजायब घर है, म्यूजियम है,
मृत्यु तरह तरह के भेष रच कर स्वांग करके आपके सामने आती है। जगह जगह आपको मृत्यु के स्तंभ दिखाई देते हैं। कर्मा परिवार को आप जाएंगी, आप हैरान हो जाएंगी। 100 करीब मृत्यु स्तंभ कर्मा के घर के, पुश्तैनी घर के आगे लगे हुए हैं। मतलब इतने लोगों को वो हिंसा में मारे गए हो, और फिर भी वो परिवार नहीं मानता रहा। अंततः कर्मा को खुद जाना पड़ा एक दिन। और कर्मा की बात हो रही, मैं आपको बताऊं कि कर्मा की बॉडी पर 73 या 74 निशान थे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। मैंने तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी हैं, इतनी बीहड़ मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं नहीं देखी। मुझे डायग्राम है इंजरी का, जो ऐसा लग रहा है जैसे कार्डबोर्ड पे किसी ने प्रैक्टिस करी है, जो फायरिंग प्रैक्टिस होती है ना, इस तरह के निशान है। और सुनिए, सबसे विचित्र बात कि इसमें से अधिकांश जो चोट हैं, जो प्रहार हुए हैं, वो मृत्यु के बाद हुए हैं। मतलब वो व्यक्ति मारा जा चुका है, उसके बाद भी वह उसके शरीर पर नाच रहे हैं, उसको गोद रहे हैं, उसके चाकुओं से, उसको लाठियों से, उसके सिर को। तो ये बताइए, ऐसी विभत्सता आपको कहाँ दिखेगी आकर? आशुतोष, ये आपने लिखा और मैं ये पढ़ना चाहूँगी। आपने लिखा, दंडकारण्य में क्रांति और राजनीति, वाम और दक्षिण की रेखाएं धुंधला जाती हैं। शायद जंग फरेब की बुनियाद पर ही लड़ी जाती है। बस्तर का कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा इसके बारे में कि किस तरह से भाजपा, आरएसएस और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, जो कट्टर दुश्मन हैं, वैचारिक, व्यावहारिक और इलेक्टोरल दुश्मन भी है, किस तरह से इन्होंने एक दूसरे के साथ गठजोड़ किया है, और बहुत ही बुनियादी जगहों पर किया है। और कैसे जो नक्सली गिरफ्तार हुए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से भाजपाई नेताओं को चुनाव जीतने में मदद करी। और आपको अचंभा होगा कि भाजपा सांसद की गाड़ी से ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो कि नक्सली और सरकार के बीच में, यानी भाजपा सरकार के बीच में जो मध्यस्थ का काम किया करते थे। तो तार तो बहुत गहरे हैं, लेकिन क्या है, अब यही क्रूरता, यही फरेब है कि जो दिल्ली में कुछ और हो रहा है, बस्तर में कुछ और होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं 2005 से 7 तक सलवा जुडुम चलता है। हाँ, सबसे भीषण संघर्ष है, जो जहाँ न जाने कितने आदिवासी मारे जाते हैं, बेदखल कर दिए जाते हैं। आदिवासी पूरा सत्ता के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, भाजपा सत्ता के खिलाफ। तो 2008 का जो चुनाव है, सलवा जुडुम की हिंसा की पीठ पर लड़ा जाता है। हाँ, उसकी छाती पर लड़ा जाता है एकदम। तो आप क्या उम्मीद करेंगे? आदिवासी शब्द के भीतर आक्रोश होगा। आपको अचंभा होगा, 12 में से 11 सीटों पर भाजपा जीत जाती है 2008 के चुनाव को, जबकि वो सीट जो है आदिवासी बाहुल्य हैं, एसटी सीट हैं, अनुसूचित जनजाति वाली सीट है। तो संभव कैसे हो रहा है आखिर? तो कई जगहों पर कुछ खेल हुए हैं। बस्तर में आप 4 साल रहे और इन दिनों आपने काफ़ी गहराई से देखा, परखा। मुझे बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि अचानक कुछ लोग और कुछ दृश्य आपकी आंखों में कौंध आते हैं? कुछ बहुत ही मासूम से, निरीह से आदिवासी कौंधते हैं, जिनको जंगल के घर, मसलन एक सिमरी और एक मंगल, हाँ, बड़े प्यारे मासूम से कपल थे। उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन उनके घर के ऊपर नक्सलियों ने भी कहर ढाया। उनके किसी रिश्तेदार को, छोटे भाई को जन अदालत में पीट के मार दिया, और उनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी उनके साथ अत्याचार किया। उनके किसी परिवारजन को उठाकर ले गई, जेल में डाल दिया। तो उनके पास कोई साधन ही नहीं था। तो इन्हें अपना घर छोड़कर, धुर जंगल में नदी के किनारे का घर छोड़कर इन्हें नारायणपुर आना पड़ा। वहाँ ये लेबरगिरी करते थे, छोटी सी स्लम टाइप के इलाके में रहते थे। तो जिस जंगल में, विराट जंगल में नाचते थे, कूदते थे, महुआ पीते थे, भात खाते थे, नदी में नहाते थे, वहाँ छोड़कर फिर जब मैंने देखा तो ये एकदम सूख गई थी वो लड़की, सिमरी। वो लड़का एकदम प्यारे से, दोनों 20 साल के, 20-21 साल के। तो उनको देखकर बड़ा कष्ट हुआ होता है आपको कि आखिर कैसे संभव है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। एक घटना है, जब मैं नक्सलियों के बीच में रह रहा था, 23 दिन तक रहा था, वहाँ मैंने एक बार देखा कि एक 14-15 साल का लड़का है। तो मैं, ये कैसे आ गया है यहाँ? तो बोले कि हमारे यहाँ शामिल होना चाहता है, तो आ गया है वो। ठीक है, आदिवासी लड़का है। लेकिन जब मेरी उससे बात हुई होती थी तो वो बड़ी अच्छी हिंदी बोलता था। तो मुझे शक होता था, संभव नहीं है कि इतनी अच्छी शुद्ध हिंदी कैसे बोल रहा है ये। था गोंडी, हाँ, पूरे और तरीके गोंडी था, और लकड़ी काटता था, इत्यादि इत्यादि, लेकिन हिंदी बड़ी अच्छी थी। तो कैसे संभव है?
तो एक दिन मुझे अकेले में उससे बात करने का मौका मिला। तब उसने बताया कि वो तो नारायणपुर में स्कूल में पढ़ा करता है, छुट्टी में घर आया था और रह रहा था यहाँ, तो ये लोग उसे उठा कर ले आए कि बोले ज़बरदस्ती हमारे साथ आ जा। तो अब उसे न सिर्फ ये डर था कि उसका भविष्य क्या होगा यहाँ रहकर, उसको सबसे बड़ा डर ये था अगर लौट गया, हाँ, जब भी लौट पाया मान लीजिए 15-20 दिन बाद आग्रह करके या जिद करके, तो फिर स्कूल में कैसे रहेगा। अगर मान लीजिए किसी ने बता दिया, किसी मुखबिर ने, ये तो 20 दिन या महीना भर वहाँ जाकर बिता चुका है, तो क्या होगा। तो फिर जब मैं लौटा नारायणपुर, तो मैंने अपना जो एक वहाँ मेरा एक दोस्त हुआ करता था IAS ऑफिसर, मैंने उसे कॉन्फिडेंस में लेकर बताया कि मैंने कहा यार ऐसे ऐसे यार, ये बच्चा वहाँ से जब लौट कर आएगा, सुनिश्चित करना होगा तुम्हें कि इस बच्चे पर किसी किस्म का कोई जो है कोई लांछन ना लगे। मतलब जब भी स्कूल में लौट कर आए और अगर किसी पुलिस के पास एक खबर भी आए कि ये 20-25 दिन वहाँ बिता कर आया है, तो आपको इसको ह्यूमैनिटेरियन अर्थों पे लेना पड़ेगा, इस बच्चे का आपको भविष्य सिक्योर करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें आपको ये मतलब आप देखते हैं तो आपको, वो बच्चा अभी भी मेरी निगाह में कौंधता है, वो 15-16 साल का, 14-15 साल का लड़का। अच्छा, आप फॉलो करते हैं बस्तर और मेरा ऐसा मानना है कि आपका लगातार संपर्क रहा होगा वहाँ पे लोगों से। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के पेनिट्रेशन ने वहाँ पर कैसे हालात अभी किस ओर जो है बदले हैं? बहुत अधिक अंदर जंगल में इंटरनेट नहीं गया है, तकनीक भी नहीं पहुंची है, क्योंकि इंटरनेट के लिए आपको बिजली चाहिए और फाइबर वगैरह चाहिए, नेटवर्क केबल चाहिए, वो तो नहीं बदली है। लेकिन धीरे धीरे जिन गांवों तक पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ सोलर आ गया है, सोलर के ज़रिए मोबाइल आ गया है और आप गाने डाउनलोड करते हैं। तो उसी तरह से छोटे छोटे किस्म के अंतर आने धीरे धीरे शुरू हुए हैं। मसलन उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में थोड़ा अधिक पता चलने लगा है, उन्हें क्रांति का जो सपना है, उसकी जो फ्यूटिलिटी है, हाँ, उसकी निस्सारता है, उससे परिचित हुए हैं। थकान भी हुई है कि हम कब तक आके लड़ते रहेंगे। तो तकनीक ने वही किया जो हर जगह कर रही है, वो एक व्यापक दुनिया से जोड़ने का आपको भ्रम दिलाती है, जोड़ती है कितना ये तो मुझे पता नहीं है। तो जब आप बस्तर में रहकर आप ये कल्पना करना शुरू कर देते हैं कि एक समुदाय है जिसका मैं अंग हूँ, तो धीरे धीरे आपके भीतर वो क्रांति की, हिंसा की, संघर्ष की जो इच्छा है वो मिटती जाती है। बहुत सारे दृश्य और बहुत सारे चेहरे तो दुख लाते होंगे और आंखों में नमी लाते होंगे, लेकिन क्या ऐसे कोई दृश्य हैं, ऐसे कोई चेहरे हैं, ऐसी कुछ बातें हैं बस्तर की जो आपके मन में मुस्कान लाती है? हाँ भाई, ऐसे भी बहुत सारे अनुभव हैं। मसलन मैंने जिस पिछली घटना का उल्लेख किया कि जब मैं वहाँ रह रहा था, तो जब मेरा आखिरी दिन आया, मैं वहाँ 23 दिन था उनके साथ, तो रोज़ हम सिर्फ दाल चावल खाते थे, जंगल में कहीं भी पकाकर, और गांव से ले आते थे वो लोग मांग कर, मिलता था। तो आखिरी दिन तक आते आते इतना स्नेह हो गया, इतनी मोहब्बत जुड़ गई एक दूसरे से। उसकी वजह ये भी थी कि हमने मृत्यु को बहुत करीब से देखा था। मैंने किताब में लिखा भी है कि वो दोस्ती शायद सबसे सघन होती है जब आपने मृत्यु के पल साझा किए हों। आप वो नहीं भूल सकते हैं, वो स्मृति पर आपकी वो स्थायी नक्काशी हो चुकी है कि आपने उस मृत्यु को, आप दोनों एक साथ हाथ में हाथ लिए, जब आप 5-7 लोग जी रहे हैं कि ऐसे बचना है, कल यहाँ से हमला हो सकता है, परसों वहाँ, तो वो आप कैसे भूलेंगे। तो खैर, इतने लंबे जब वक्फे को साथ बिताने के बाद जब मेरा जाने का दिन तय आया, तब उन्होंने तय किया कि मुझे एक पार्टी देनी है, मुझे एक पार्टी देनी है। अच्छा हाँ, तो नक्सल आंदोलन में क्या है कि जो सेंट्रल कमेटी है वो हर दस्ते के लिए, हर प्लाटून के लिए महीने में एक बार एक फीस्ट का, एक महाभोज का, नॉन वेज का इंतजाम करती है। तो मटन वटन का वो करती है, उसके लिए अतिरिक्त पैसा दिया जाता है, 5,000, 10,000, 15,000, जैसी भी आपकी वो टीम हो। तो उन्होंने तय किया कि हमें अपने मेहमान पार्टी देनी है। तो उसके लिए कैसे भाई पैसा निकाल लें, आज तो तारीख नहीं आई हुई है। तो उन्होंने ये भी तय किया कि कोई बाद में कर देंगे, जैसे हाँ अकाउंट को हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन आज तो हमें अपने इस गेस्ट को मटन देना है, पार्टी देनी है। तो जब वो मेरे पास आए सूचित करने, उछलते हुए एकदम, हाँ, कि आज हमने आपके लिए मंगाया है, तो मैंने उनको दिल तोड़ दिया। मैं कहा भैया, मैं तो नॉन वेज खाता ही नहीं हूँ। बड़े हैरान हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि शहर का आदमी नहीं खाता है, शहर में लोग मटन नहीं खाते हैं, कैसे जियोगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने
किसी नक्सली को किसी गांव में भेजा और गांव वाला कहीं और गया तो किसी दूर बाजार से जलेबी लेकर आया वो। तो जलेबी आई तो शायद 1 या 2 ढाई दिन पुरानी होंगी। आप समझती हैं जलेबी पुरानी जंगल में सूख कर पीली पड़ जाती है, लेकिन उन जलेबियों का जो स्वाद है वो अभी भी मुंह में बसा हुआ है। हम सब बैठे हुए हैं, मेरा आखिरी दिन है, चलने वाला हूँ मैं, और हम जलेबी खा रहे हैं, सूखी जलेबियों को। और मेरी जो आस्था है मनुष्यता में वो गाढ़ी होती जा रही है, गहरी होती जा रही है कि ये लोग मुझे जलेबी भी खिला रहे हैं आखिरी दिन, और इनको हम बड़ा क्रूर और हिंसक और बार्बर मानते हैं। लेकिन देखिए ये भाव भी बसा हुआ है वो सारी हिंसा और क्रूरता के साथ। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आशुतोष। बहुत बहुत धन्यवाद अलपी।